Assalamu alaikum. My name is Kandil Fatma, roll number 5036 and my topic of discussion is Guy's method. गाइस मेथड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? तो इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है काई इज इक्वल टू एम ओवर एच। Here m is magnetization of material and h is applied magnetic field strength. It is useful for differentiating diamagnetic, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम किस वे में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए काई की वैल्यू अगर ज़ीरो से लेस आती है तो हमारा गिवन सब्सटेंस जो है यानी सैंपल जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर हमारा काई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है लेकिन वन से लेस है तो हमारा गिवन सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और अगर हमारे सब्सटेंस सुपर पैरामैग्नेटिक और या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो उसके लिए काई की वैल्यू वन से एक्सीड करेगी। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी क्या क्राइटेरियाज़ हैं उसके लिए कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक और इसी तरह सुपर पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं B इज़ इक्वल टू एच प्लस फोर पाई आई। ठीक है, यहाँ पर एच जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले को एच से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है बी ओवर एच इज इक्वल टू एच प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर बी ओवर एच जो है ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस होती है और यहाँ पर के जो है ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है जिसे हम कापा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर बी ओवर एच हमें पता है कि ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कहा जा रहा है और ये एक्चुअल में क्या है, ये इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन विद इन द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सच लाइंस इन सेम रीजन इन एब्सेंस ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर और वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए बी ओवर एच की वैल्यू जो होगी वो होगी वन। लेकिन अगर हम यहाँ पर वन पुट करते हैं इस इक्वेशन में हम वन पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर कापा की वैल्यू लेते हैं तो वो ज़ीरो आती है। इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए नेगेटिव होती है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के मेनली हम दो मेथड पढ़ते हैं जिनमें फर्स्ट वन इज़ गाइस मेथड एंड सेकंड वन इज़ फैराडेज मेथड। तो हम यहाँ पे गाइस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो गाइस मेथड की अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिसका एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है और इसको हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इसमें इसके दरमियान में, इन पोल्स के दरमियान में हम सैंपल ट्यूब को हैंग करते हैं जो कि एनालिटिकल बैलेंस के ज़रिए से हैंग होती है। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस के दूसरी साइड पे हम इस सैंपल को बैलेंस करने के लिए हम वेट्स रखते हैं। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऑन करते हैं, इससे ऑन करने से पहले मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ होंगे तो हम सैंपल का वेट करते हैं। ठीक है, और ऑन करने के बाद भी हम उसका वेट लेते हैं। इस तरह से हमारे पास सैंपल के वेट में डिफरेंस आता है। डिफरेंस से हम
इसकी बिहेवियर का क्लू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइनली पाउडर सब्सटेंस लेनी है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हमने उसको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेना है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हमने उसको गाइस ट्यूब में फिल कर लेना है। ठीक है, और वेट हमने कर लेना है सैंपल ट्यूब का बिफोर एंटरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो ये वेट भी हमने लेना है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी कि अगर तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हुई तो इसका वेट जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वेट्स जो हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, क्योंकि गाइस ट्यूब अट्रैक्ट रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, तो इसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा फोर्स की वजह से। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिपेल करती हैं, इसलिए उनका वेट जो है वो ऊपर को लिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वेट्स हमने हैंग किए हुए हैं वो नीचे की तरफ पुश होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दिखाए गए हैं, जिसमें हमने सैंपल ट्यूब को हैंग किया हुआ है, और यहाँ पे ये एनालिटिकल बैलेंस और दूसरी साइड पे वेट्स लगे हुए हैं जो कि हमें डायग्राम में नज़र नहीं आ रहे। तो इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस में हम ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हम मैस डिफरेंस लेते हैं मैग्नेट को ऑफ करने से पहले, और मैग्नेट को जब ऑन होता है तब हम वेट का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम फोर्स भी कैलकुलेट करते हैं गाइस ट्यूब पर, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, वो फोर्स उस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की लग रही है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/2 A कापा H स्क्वायर। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैक्यूम कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है गाइस ट्यूब का, कापा हमारे पास वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है, और एच हमारे पास इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इस तरह से हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके इन कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ की भी, और इसके अलावा जो भी हमें वैल्यूज़ हमें मिलती हैं गाइस मेथड से, हम इसमें पुट करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एयर की है प्रेजेंस है, तो हम उसके लिए इस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। इसमें हम एक एडिशन करते हैं, इसमें कापा बार को माइनस करते हैं, कि ये कापा बार जो है ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर है। ठीक है, तो वैक्यूम और एयर के लिए दो डिफरेंट इक्वेशंस हमारे सामने आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और काम हम करते हैं कि गॉइस ट्यूब एज यू नो दैट हॉलो, और इट इज़ मेड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सैंपल पर नेगेटिव फोर्स डाल सकती है, जो कि ट्यूब में है गाइस ट्यूब में। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम डेल्टा की एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, नाउ द होल इक्वेशन इज नाउ इज एडेड विद डेल्टा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही है सेम, जस्ट इसमें डेल्टा की एडिशन की गई है। अगर हमारे पास गाइस ट्यूब जो है वो कांस्टेंट लेंथ में है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, तो हम इस क्वांटिटी को कांस्टेंट ले सकते हैं, ए एच स्क्वायर को। और अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो यही इक्वेशन जो है ये और इसमें और चेंजिंग आएगी, जिसको हम कहते हैं 10⁻⁶ काई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एफ बार ओवर डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर अल्फा जो है ये कांस्टेंट अलाइंग ऑफ द फॉर द डिस्प्लेस्ड एयर है, मतलब कि अगर एयर की प्रेजेंस है तो इसमें हम वॉल्यूम को 0.029 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें अल्फा की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर वेट है, जिसको हम ग्राम्स में लिखेंगे, और एफ बार यहाँ पर फोर्स है, जिसमें हम डेल्टा को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर हमने अपनी कैलकुलेशंस को प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाना है तो हमें इसके लिए इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए हमें पहले से कुछ मेजरमेंट्स लेकर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है। तो स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस हम चूज़ कर सकते हैं जो हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम मरकरी टेट्राथायोसाइनाटो कोबाल्टेट 2 को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस फॉर कैलिब्रेशन। इसमें काई की वैल्यू 16.44 10⁻⁻6 होती है, और टेम्परेचर रेंज क्या है 20 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस के तौर पर लेते हैं। अब जैसे हर मेथड जो हम पढ़ते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम गाइस मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इसमें ये होता है कि एडवांटेजेस इसके ये हैं कि अपरेटस जो है क्वाइट सिंपल होता है, और इसमें हम चीप होता है, हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सैंपल लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, और अगर हमारा जो है सैंपल कॉस्टली है तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है तो अरेंजमेंट सिंपल, लेकिन सैंपल की अमाउंट हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है। इसके अलावा इसको असेंबल करना इजी होता है, और और यहाँ पर एक इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जैसा कि सैंपल तो लार्ज अमाउंट में हमने ले लिया, तो इसके लिए फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, और इसको हम केमिकल बैलेंस पे भी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हमने चेंजिंग इन मैथ्स लेनी है तो इसको हम केमिकल बैलेंस में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये बनता है कि अगर गाइस ट्यूब में हम यूनिफॉर्म पैकिंग नहीं करते सैंपल की, तो हमें प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो करेक्ट रिजल्ट्स के लिए नेसेसरी है कि हम सैंपल को यूनिफॉर्मली पैक करें इसमें। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखते हैं इसमें, कि टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है कंप्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज़ को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। तो टेम्परेचर में इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट और क्यूरी लॉ। इसके अलावा हम नील पॉइंट और नील टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी पॉइंट क्या है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी कम्प्लेक्स जो है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और इस लॉ को क्यूरी लॉ, क्योंकि ये क्यूरी ने एक साइंटिस्ट था, उसने लॉ दिया था। और जिस पॉइंट पे एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्यूरी पॉइंट। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, काई इज इक्वल टू सी ओवर टी। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करके अगर देखें तो यहाँ पर सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मतलब है कि ये क्यूरी कांस्टेंट है। अगर हम 1/, काई को हम टेम्परेचर के अगेंस्ट ड्रा करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जिसकी स्लोप 1/c है, और ये 0 केल्विन के रीजन में से पास आउट हो रही है। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रेट लाइन देते हैं, और इंटरसेप्शन भी वहाँ पे होती है जहाँ 0 केल्विन हो, या जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स अबव 0 केल्विन। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्यूरी लॉ को ओबे कर रहे हैं ये सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखें अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हमने टेम्परेचर के अगेंस्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिल रहा है जिसकी स्लोप 1/c है, और ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें क्यूरी वेस्ट लॉ जो है वो ओबे हो रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना, वो टेम्परेचर के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स इसके बारे में क्या कहती है। तो सिमिलरली इस तरह अगर काई को हम, एज वी नो दैट काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है। ठीक है, अगर हम इसको इसके अगेंस्ट ड्रॉ करें और सी को कांस्टेंट रखें, तो हम लैंगविन एक्सप्रेशन के मुताबिक इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इस तरह से लेते हैं, एक्स एम इज इक्वल टू एन यू स्केयर म्यू स्केयर ओवर 3 kT, जहाँ पे एन एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें टू मेन टाइप्स मिलती हैं मैग्नेटिक कंपाउंड्स की, दैट आर डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होती हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती हैं ये अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जो होती हैं वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती हैं, जिनमें क्योंकि उनके क्लोज शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में होते हैं।
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायामैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो वीक इफेक्ट होता है, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। तो टेम्परेचर के अगेंस्ट जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें करेक्टरिस्टिक वेरिएशंस मिलती हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में, क्योंकि टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का तो इन्वर्स रिलेशन है। तो कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मोस्टली जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, सर्टेन पॉइंट्स पर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखिए फेरोमैग्नेटिज्म के केस में, अगर हम बाद में हम ग्राफ भी देखेंगे, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि क्यूरी पॉइंट जहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है ना, उससे बेलो तो वो फेरोमैग्नेटिक रहेगी, लेकिन अबव क्यूरी पॉइंट वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। तो इसमें फिर स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगी। फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती है कॉमनली आयरन के अलाइज में पाई जाती हैं। एंटी फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती हैं उनमें नील पॉइंट के अबव जो होता है मटेरियल वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और नील पॉइंट के नीचे जो है ये इनकी वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब हम टेम्परेचर को बहुत ही डिक्रीज कर देते हैं, मतलब लोअर टेम्परेचर पे वो ये डायमैग्नेटिक बिहेव करते हैं। और एंटी फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन होती हैं, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स और ऑक्साइड्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि टाइटेनियम क्लोराइड और वेनेडियम क्लोराइड एक कम्प्लेक्स है, इसमें मोस्टली फेरामैग्नेटिज्म बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है। ग्राफ में हम देखते हैं, ये देखें, जब हम फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ग्राफ देखते हैं तो इसमें देखें फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ड्रास्टिक चेंज इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आया है। वाई एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लिया, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। तो स्टार्ट में इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे टेम्परेचर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होना शुरू हो गई है। एक शार्प पॉइंट हमें मिलता है, ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, ये क्यूरी पॉइंट है। इस पॉइंट पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, और यहाँ पर इसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक को अगर देखें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो लाइन है ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, मतलब देयर इज नो शार्प पॉइंट। पैरामैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक ही रहती है। नेक्स्ट हम एंटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर देखें तो देखिए स्टार्ट में ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, और एक सर्टन टेम्परेचर पर शार्प पॉइंट लेने के बाद ये फिर डिक्रीज कर रही है। तो ये जिस पॉइंट पर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर स्टार्ट शो करती है, तो वहाँ पर ये इसका नील पॉइंट होता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी जो है वो बिहेवियर जो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल माय प्रेजेंटेशन। अल्लाह हाफिज़।